मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक प्रजातंत्र की व्यवस्थाओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या बताना है? स्विट्जरलैंड में जो प्रत्येक प्रजातंत्र है उसकी व्यवस्था कैसी है, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्या करना है आपको? उसके अंदर कमियां भी निकालनी है, उसके फायदे भी बताने हैं आपको। समझ में आ गया? तो डेमोक्रेसी की बात करनी है वहां पर, वाकई किस प्रकार का लोकतंत्र देखने को मिलता है। चलिए भाई पढ़ते हैं। क्रिटिकली एलिवेट द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। तो इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अपने को 30,000 सब्सक्राइबर, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा है उसको अचीव करना है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी अपन इस मार्क तक पहुंच पाएंगे भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। स्विट्जरलैंड विश्व के प्रत्येक प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है? जो स्विट्जरलैंड है वो पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है उसके एक सबसे अच्छे उदाहरणों में से उनका उदाहरण जाना जाता है। यहाँ जनता का शासन संबंधित निर्णय सीधे भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ जनता को अपने फैसले लेने का डायरेक्ट हक है, कोई प्रतिनिधि वाला सिस्टम नहीं है, सीधे जनता फैसले ले सकती है। स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली में नागरिक न केवल प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं बल्कि जनमत संग्रह, पहल और जन अनुमोदन रेफरेंडम के माध्यम से कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब सिर्फ वो उनका जैसे भारत में है, भारत में अगर सरकार को नया कानून बनाना है जनता की कोई मतलब नहीं है ना, वहां के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अपने हिसाब से कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, वहां के चुने हुए प्रतिनिधि जनमत संग्रह करेंगे। मतलब अगर सरकार को कोई कानून बनाना वो वोटिंग करवाएगी कि भाई ये फैसला लेना है या नहीं लेना है। समझ में आएगा? जन अनुमोदन रेफरेंडम ये सब चीजें कराई जाती हैं और इसके माध्यम से जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में भाग लेती है। क्या करती है जनता? वो प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख साधन, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला जनमत संग्रह है। संसद द्वारा पारित कानूनों को जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? संसद के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो कानून बनाए जाते हैं उनको जनता की स्वीकृति, मतलब जनता है उससे आपके सामने स्वीकृति ली जाती है। उस स्वीकृति के लिए क्या करते हैं? वहां पर प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर जनता की जो स्वीकृति के लिए वहां पर उनको प्रस्तुत किया जाता है। अनिवार्य मैंडेटरी व वैकल्पिक ऑप्शन दोनों प्रकार के आपके सामने जनमत संग्रह होते हैं। कुछ ऐसे जनमत संग्रह होते हैं जहां पर जनता के हर व्यक्ति को भाग लेना जरूरी होता है, कुछ ऑप्शनल होते हैं, भाई आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोनों प्रकार के जनमत संग्रह करवाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो जनता की स्वीकृति लेने के लिए और कानून बनाने के लिए, जनता की राय जानने के लिए जो वोटिंग कराई जाती है उसको जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट अच्छे से याद हो गया। अगले वाला पॉइंट है जन पहल करना, पॉपुलर इंटीमेटिव करना, इंटेटिव करना। नागरिक संविधान में संशोधन का प्रस्ताव स्वयं प्रस्तुत करते हैं और यह निर्धारित संख्या में हस्ताक्षर प्राप्त हो। मतलब जैसे कि भाई अपन जो भारत के लोग हैं सब ने यह आपके सामने एक साइन करके दिया कि भारत में जो फ्रीबीज बट रही हैं, ये मुफ्त में जो सरकार रेवड़ियां बांट रही है ना, इनको बंद किया जाए, है ना। और सबने साइन करके सरकार के पास दे दिया और जनता सरकार उस पर क्या करेगी? आपके सामने फैसला लेगी। लेकिन वो फैसला कैसा होगा? आपके सामने निर्धारित संख्या में लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की प्रणाली कहां पर देखने को मिलती है? स्विट्जरलैंड पर देखने को मिलती है। वहां की जनता के सभी लोगों की, अगर बहुत सारे लोगों की एक जैसी भावना है, वो एक कानून बनाकर उस पर हस्ताक्षर कर सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार उस संविधान में संशोधन कर सकती है या कानून में निर्माण कर सकती है। समझ में आ गया? तो देखो, डायरेक्ट जनता कानून बना सकती है, इतना अधिकार है। जन पहल, जनता की पहल होती है उसके अंदर। अगले होते हैं लैंड्स ग्रेमाइड। क्या होता है? कुछ
कैंटनों में नागरिक खुले मैदानों पर एकत्रित होकर सीधे मतदान करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्राचीन स्वरूप है। भाई पहले तो इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, तो जनता क्या बड़े बड़े मैदानों में इकट्ठे होकर डायरेक्ट मतदान किया करती थी। और वही चीज आज के समय भी चलती है स्विट्जरलैंड में। उसको लैंड्स गेमाइडेड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लैंड्स गेमाइडे के नाम से जाना जाता है, जहां पर जनता खुले मैदानों पे खड़ी होकर क्या करती है? मतदान करती है। और यही पहले का जो पहले प्राचीन जो लोकतंत्र हुआ करता था उसके स्वरूप के रूप में इसको जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, जनता की सीधी भागीदारी। भाई जनता है, वहां की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, कोई नियम हो गया, कोई कायदा हो गया, उसमें सीधा हिस्सेदारी दिखा सकती है। समझ में आ गया? सीधे अपनी जन भागीदारी देख सकती है। देखो, कानून बनाने में जनता की भागीदारी है ना। कोई कानून अगर सरकार बना रही है तो वो फैसला ले सकते हैं, वो खुद उनके मन में आए तो कानून रख सकते हैं, संविधान में संशोधन करा सकते हैं। तो जनता की डायरेक्ट भागीदारी है। शासन में पारदर्शिता, वहां का जो शासन है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्या है? शासन है, उसके अंदर वो कोई भी गलत नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनता उसको कंट्रोल करके रखती है। क्या करके रखती है? जनता उन सब लोगों को कंट्रोल करके रखती है। राष्ट्रीय चेतना में विकास, वहां के लोगों की जो जन भावना है, क्या है? वहां के लोगों की जो जन भावना है, उस जन भावना का भी क्या है? डेवलपमेंट देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है। विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता, पावर है, सत्ता है, वो बहुत सारे लोगों में, जनता के हाथों में है। और स्थानीय लोगों के हाथों में भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन लोगों के हाथों में भी बहुत ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो जनता की सीधे भागीदारी है, शासन में पारदर्शिता है, राष्ट्र राजनीति चेतना, मतलब जो लोग हैं वो डायरेक्ट राजनीति से जुड़े हुए हैं आपके सामने, और सत्ता है वो अलग अलग लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। प्रत्येक प्रजातंत्र के लाभ, क्या क्या फायदे हैं भाई प्रत्येक प्रजातंत्र के? सरकार पर जनता का नियंत्रण बना रहता है। जनता है ना, वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, कोई फैसले नहीं ले सकते जनता से पूछे बिना। समझ में आ गया? तो कंट्रोल में रहती है सरकार, मनमर्जी नहीं कर सकती, कोई गलत काम नहीं कर सकती, सब के सब सरकार क्या करती है? सरकार पर जनता का नियंत्रण रहता है। निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और जन स्वीकृति होते हैं। जो निर्णय लिए जाते हैं ना वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, ज्यादा लोकतांत्रिक होंगे, और जनता की स्वीकृति देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? जनता की स्वीकृति भी उसमें देखने को मिलेगी। लोकतांत्रिक परंपरा से जो निर्णय लिए जाएंगे और उसमें जनता की भी अपनी स्वीकृति देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार की संभावना कम, सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जनता को पता चल गया, तुरंत मतदान करके हटवा देंगे उसको, है ना। तो भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। जनता में चुने गए जनप्रतिनिधि, उनको जनता की भलाई के लिए काम करना ही पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़नी पड़ेगी। नागरिकों में उत्तरदायित्व और जागरूकता की भावना बढ़ती है। नागरिक होते हैं उनमें उत्तरदायित्व बढ़ता है, अपनी सरकार के प्रति भावना बढ़ती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उनको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें से लोगों ने चुनाव करके उस संविधान में संशोधन कराया, कोई कानून बनाया। समझ में आ गया? तो नागरिकों को उत्तरदायित्व भी बढ़ता है और उनकी जागरूकता भी बढ़ती है। आलोचनाएं, सभी नागरिक प्रत्येक विषय पर पूर्ण जानकारी नहीं रखते। अब क्या है कि कोई भी वोट करने तो आ जाएगा, लेकिन उसको जानकारी है उस विषय पर नहीं है, ये हमें नहीं पता है ना। तो ये कमजोरी भी है कि हर नागरिक को वो वोट तो दे सकता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है। जटिल नीतिगत विषयों पर भावनात्मक निर्णय हो सकते हैं। काफी बार क्या है, काफी बार सरकार को ना जनता की भावना के विरुद्ध भी फैसले लेने पड़ जाते हैं। वो भविष्य के लिए सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग भावनाओं में बहकर ज्यादा फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जनता ही फैसले लेती है। निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। निर्णय प्रक्रिया ऐसी धीमी है कि जनता है वो फैसले करने में उसको वक्त लग सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार, काफी बार क्या बहुसंख्यक, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो लोअर कम्युनिटी, उसके खिलाफ क्या कर सकती है? रेसिज्म, रंग भेद के आधार पर, जाति के धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है? अत्याचार किया जा सकता है। क्यों? जितने ज्यादा लोग होंगे वो क्या करेंगे भाई? आपके सामने चुनाव में भाग लेंगे और उनके विरोध में वोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अत्यंत सफल रहा, क्योंकि वो उच्च साक्षरता, राजनीतिक जागरूकता और स्थिर सामाजिक व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसीलिए सफल है क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे बहुत हैं,
राजनीतिक रूप से भी जुड़े रहते हैं और वहाँ की समाज है ना उसमें स्थिर समाज देखने को मिलता है। संघीय ढांचा और छोटी जनसंख्या भी इस प्रणाली को प्रभावी बनाती है। और संघीय ढांचा है और जनसंख्या कम है, अब भारत जैसे देश में करवा लो, एक कोई बात हो 100 अपने विचार रखने वाले मिल जाएंगे। एक घर में एक बात को 4 अलग अलग तरीके से उसकी विचार ज्ञान दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से भारत में तो ये हो नहीं सकता, स्विट्जरलैंड जैसे छोटी जनसंख्या वाले देशों में ये सब चीजें हो सकती हैं। किंतु यह भी सत्य है कि प्रणाली हर देश में समान रूप से सफल नहीं हो सकती। हाँ, यह प्रणाली छोटे देशों में सफल हो सकती है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, वहीं पे हो सकती है। विशेषकर विशाल जनसंख्या और विविध परिस्थितियों वाले देश में नहीं हो सकती। भारत जैसे देश में सफल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे देश में बहुत से कल्चर हैं। स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था लोकतंत्र को एक आदर्श प्रयोगशाला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो क्या लोकतंत्र की एक जो प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकली उसको सफल बनाने का काम करती है। जनता की वास्तविक शक्ति, मतलब लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि वास्तविक शक्ति जो जनता के पास होती है वो स्विट्जरलैंड में ही है। बाकी देशों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? हम अपने जनप्रतिनिधि को चुन के बैठते हैं, उनके मन में आती है, वो वोट लेते हैं, तब तो ऐसे करके लेते हैं और फिर आपको ऐसे फेंक देते हैं। समझ में आ गया? तो यही है, शासन में वास्तविक शक्ति तो स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र में है, बाकी तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों के अपन क्या आगे पीछे घूमते रहते हैं। शासन में पारदर्शिता रहती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, सभी लोगों का जो उत्तरदायित्व है काम उसके प्रति सुनिश्चित करके रखते हैं। हालांकि इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों को उत्कृष्ट करती है, फिर भी लोकतांत्रिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत है। चलिए भाई, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था के बारे में अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।